नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज उच्चतम न्यायालय ने नोटबंदी पर अपना निर्णय सुना दिया है और केंद्र सरकार को किसी भी तरह की इसमें ये कहें कि गलती से मुक्त कर दिया है, पूरी तरह से उचित ठहरा दिया है। 4-1 के मेजॉरिटी से हमारे साथ है विजय सरदाना जी, जो आरंभ से इस मुद्दे से जुड़े हुए और न केवल ये एक अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ है, अपितु एक एडवोकेट भी है। तो ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी नोटबंदी की, इस पर ये जो पिटिशनर थे ये कौन थे और इनकी क्या आपत्तियां थी? सर, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव रहा, पॉलिटिकली काफी चार्ज्ड मुद्दा रहा और जिस दिन ये निर्णय आया था, प्रधानमंत्री जी की स्पीच हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक मैं इंडियन टेलीविजन चैनल पे आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन डीमोनेटाइजेशन। तो मेरा ये कहना है सर कि जो पिटिशनर है, जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से ये वो लोग हैं जो सरकार विरोधी स्टैंड रखते हैं। चिदम्बरम साहब, कांग्रेस के लोग, बाकी उनके साथी लोग। तो 54 पिटीशन डालने का मतलब ये था कि सरकार को या कोर्ट को ये बताना कि साहब बहुत सीरियस गंभीर मुद्दे हो गए हैं, इससे बहुत नुकसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह का प्रेशर डालना कि देखिए इसका जो सरकार कह रही थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो अलग अलग एंगल से इस मुद्दों को सामने लाया जाए। इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से ये एंटी गवर्नमेंट जो हमेशा एजेंडा रहता है और सरकार के हर निर्णय के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो सेंट्रल विस्ता हो, चाहे वो डोकलाम हो या कुछ भी हो, या आपका आर्टिकल 370 हो, ये वही लोग हैं जो सरकार को हमेशा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते रहते हैं। जी, तो आज का जो निर्णय आया है, जो मैं पढ़ रहा था, जो जस्टिस गवई ने 4 जजेस की ओर तरफ से उन्होंने ऑथर किया उसको, उससे तो राहुल गांधी के एजेंडे को तो बहुत धक्का लगा होगा, क्योंकि उनका जो मुख्य इकोनॉमिक एजेंडा था वो था ही यही कि साहब की नोटबंदी से बर्बादी हो गई और जीएसटी से बर्बादी हो गई, गब्बर सिंह टैक्स और नोटबंदी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखिए, दो इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि जो 4:1 का जो जजमेंट आया है, जो 4 जजेस ने कहा है, वो बिल्कुल लॉजिकल और सही बात है, क्योंकि सरकार के जो कानून हैं और जिस तरह से कानून की व्याख्या की गई है और जिस तरह से पिटिशनर ने और चिदम्बरम साहब और उनकी लीगल टीम ने इसको आर्ग्यू करने की कोशिश करी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लैरिटी से इस बात को समझा दिया है कि अगर आप वर्ड्स पे जाएंगे तो वर्ड का मतलब रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच नहीं है, लाइक एनी सीरीज। नाउ एनी सीरीज ऑफ करेंसी नोट को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो सर, ये कैसे पता लगेगा कि ब्लैक मनी वाले ने कौन सी सीरीज के नोट रखे हैं या टेररिस्ट के पास कौन सी सीरीज के नोट है? क्या कोई लॉजिकल बात है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने जो फेवरेबल जजमेंट दिया, उन्होंने कहा आप इस तरह के डिसीजन में ऑल सीरीज कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ एनी कैन बी A to Z। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बात को हमें समझना होगा। दूसरा मुद्दा ये कहा गया कि सर प्रपोजल जो है वो आरबीआई की तरफ से आना चाहिए था, सरकार की तरफ से नहीं आना चाहिए था। सर, हकीकत ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक मैनेजमेंट सरकार का काम है, आरबीआई का नहीं। आरबीआई बैंकर है और देश को चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है। कौन से समय में सरकार क्या निर्णय लेगी ये बैंकर बताएगा या कंपनी का एमडी या सीईओ बताएगा? यहां तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमडी सीईओ डिसीजन नहीं लेंगे, बैंकर बताएगा कि कंपनी को कब और कहां कैसे इन्वेस्ट करना है। मतलब ये बड़ा विचित्र आर्ग्यूमेंट लगा था जब ये आर्ग्यूमेंट चल रहे थे कि आरबीआई को बताना चाहिए था, आरबीआई को रेजोल्यूशन लाना चाहिए था कि सरकार को क्या निर्णय लेना है, जबकि हमें पता है कि सरकार का काम गवर्नेंस है, आरबीआई का नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारे सामने आया था। दूसरा मुद्दा ये था कि साहब प्रोपोर्शनैलिटी की बात हुई थी।
कि साहब प्रोपोर्शनल वे में अगर मुद्दा खराब मतलब कि ब्लैक मनी थी या था तो उसका प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए था। सर अब ये कैसे पता लगेगा कि कितने लोगों के पास ब्लैक मनी है? ये कैसे पता लगेगा कि ब्लैक मनी कौन से शहर में है? या ये कैसे पता लगेगा कि ब्लैक मनी सिर्फ 500 का नोट है या 1000 का नोट है या दो में से इतने परसेंट इतने लोगों के पास ऐसे हैं? तो प्रोपोर्शनलिटी का कहीं कोई लॉजिक कैसे उसको वो जस्टिफाई करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बात हमें समझनी होगी कि कभी कभी हम जब आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स के पीछे कोई तथ्य समझ में नहीं आया। जो ऑपोजिशन के जो लॉयर्स थे इस डिमोनेटाइजेशन वाले, वो क्या प्रूव करना चाह रहे थे, ये चीज उनके आर्ग्यूमेंट से निकल के नहीं आ रही है। तो इसीलिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 4:1 ने जो डिसीजन लिया वो लॉजिकल था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है सर कि जो डिसेंट वॉइस थी उसको एनालाइज करना भी जरूरी है। जी, ये जो बात करते हैं बार बार, ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यदि देखा जाए तो हम अगर लीगल बात करें पूरी तरह से, तो पहले तो एक वेंसबरी प्रिंसिपल्स के आधार पर केवल प्रोसेस इंटीग्रिटी ही एग्जामिन की जाती थी किसी लेजिस्लेशन की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए, और बाद में ये फिर वेस्ट में ये प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट डेवलप हुआ। लेकिन भारत में अभी भी पूरी तरह से वो प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट लागू नहीं है। अब बात जो उठती है, जो जस्टिस गवई ने जो एक बात कह दी, और उन्होंने ये कहा कि जो भी निर्णय लिया गया उसके ऑब्जेक्टिव्स का पूरी तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स का नेक्सस था, यानी कि जो कार्य किया गया उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ पूरा नेक्सस था, और यह नहीं कहा जा सकता कि यदि उसका पर्पस अचीव नहीं भी हुआ तो ये नहीं कहा जा सकता कि साहब ये गलत हो गया। ये जस्टिस गवाई ने कहा अपने निर्णय में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस प्रोसेस में, हमें समझना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट पे बहस हो रही है वो डिसीजन का पोस्टमार्टम है, और जो सरकार ने डिसीजन लिया वो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन थी। उस आधार पे सरकार ने निर्णय लिया कि डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए, और ये 3-4 मुद्दे हैं जिनको हमें एड्रेस करना है, जिसमें फेक करेंसी, टेररिज्म और ब्लैक मनी की हम बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पोस्टमार्टम के समय में आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तीनों मुद्दे थे। क्योंकि जब आप एक डिसीजन लेते हैं और जब उसका एग्जीक्यूशन होता है, जब उसका आउटकम आता है, ये अपने आप में प्रोसेस होता है। बाद में हम बहुत सारे निर्णय लेके ये कह सकते हैं कि सर ये डिसीजन सही नहीं था, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं रहा है कि इस देश में ब्लैक मनी नहीं थी। क्या ऑपोजिशन ने कोर्ट में यह कहा कि डीमोनेटाइजेशन से पहले इस देश में ब्लैक मनी नहीं थी? बिल्कुल थी। उसको आप कैसे हटाते, इसके ऊपर उन्होंने कोई वास्ता नहीं दिया। प्रोपोर्शनैलिटी की अगर ये बात करते हैं तो किस आधार पे कहेंगे कि ये ब्लैक मनी किन लोगों के पास था और उन्हीं के बैंक अकाउंट सीज किए जाए या उनके यहां रेड डाली जाए? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया। दूसरा था टेररिज्म का कि सर प्रोपोर्शनैलिटी में आप सारे करेंसी कैसे बंद कर सकते हैं? तो क्या कोई ये बता पाएगा कि टेररिस्ट के पास कौन सी सीरीज की करेंसी है, या ब्लैक मनी वाले ने कौन सी सीरीज के नोट रखे हुए हैं? क्या किसी के पास ये आंकड़ा है? वो भी नहीं है। फेक करेंसी की जहां तक बात है वो हम सबके सामने है कि जहां से इंडियन करेंसी प्रिंट होती थी वही प्रेस पाकिस्तान के लिए भी काम करती थी, और अगर उसने बीइंग ए कमर्शियल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर उसने पाकिस्तान को सप्लाई मान लीजिए किए हों, हमें क्या पता क्या डिसीजन हुआ उन दोनों के बीच में, क्योंकि टेररिस्ट के पास करेंसी पकड़ी जाती थी। तो कहने का मतलब ये है इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें इस बात को समझना होगा कि हम पोस्टमार्टम करके जो प्री इवेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था या प्री इवेंट इंफॉर्मेशन थी, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, पोस्टमार्टम से हम उसमें आने वाले फ्यूचर एक्शन के लिए सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि हम ये कह सकते हैं बहुत सारी हार्डशिप हुई। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अब 500 और 2000 के दो नोट निकालने की जगह के सिर्फ 500 के नोट निकाले होते तो शायद जनता को असुविधा हो जाती, लाइनें कम लगती,
मे बी एटीएम मशीनें जल्दी कैलिब्रेट होती तो हम जल्दी सिचुएशन को हैंडल कर लेते। ये अब हम उस लर्निंग से कह सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड टू न्यू करेंसी भी करनी थी। सरकार ने अपने विजडम में जो किया, उस हालात में जो सुझाव मिले होंगे, उन्होंने डिसीजन लिया। क्योंकि इस बात को सर समझना होगा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ और उसके 2 दिन बाद ही जब नई करेंसी बैंकों में पहुंचने लगी, तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के अनाउंस के बाद नोट डिजाइन हुए होंगे, उसकी डाइज बनी होंगी, उसकी प्रिंटिंग शुरू हुई होगी, कैलिब्रेशन हुआ होगा, काउंटिंग हुई होगी और सारे सेंटर्स में पहुंची होगी। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। इसका मतलब प्रोसेस काफी पहले से चल रहा था। सिर्फ किस रूप में चल रहा है, क्यों सरकार नए नोट प्रिंट करना चाह रही है, हर आदमी को नहीं बताया होगा। कुछ चीजें नेशनल इंटरेस्ट में रखी जाती है। एक मुद्दा जो सामने आया निकल के, वो ये था कि ये क्योंकि नेशनल इंपैक्ट का मुद्दा था, तो इसकी पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी। सर, यहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि जजेस शुड बिकम फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन टेक ए डिसीजन। आप रोल प्ले रिवर्स कर दीजिए। ये तो केवल माइनॉरिटी जज ने, ये बीवी नागरत्ना जी ने कहा है, और किसी ने तो कहा नहीं। देखिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी समझना होगा। आप एक जज के रूप में ओपिनियन दे सकते हैं, दैट कैन बी थ्योरेटिकल ओपिनियन, लेकिन जो प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस हैं, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर को क्या एडवाइस करते कि वो साल भर पहले या 1 साल पहले या 15 दिन पहले पार्लियामेंट में चर्चा करते, तो डिमोनेटाइजेशन का आउटकम क्या होता? तो कहने का मतलब ये मजाक की बात होगी। इसीलिए जो डिसेंट नोट आया है, इसीलिए मैंने कहा सर कि उस पर गहन चिंतन की जरूरत है कि इस तरह के ऑब्जर्वेशंस क्या बताते हैं कि क्या जुडिशरी में प्रैक्टिकल सिचुएशन को इग्नोर किया जाता है जजमेंट देने के लिए, या हम बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट में आइडियल सिचुएशन समझ के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जजमेंट दें। मुझे लगता है यहां पे एक गहन चर्चा की जरूरत है कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस को जुडिशरी कैसे एक्सेप्ट करेगी और किस रूप में करेगी, ये समझने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस को समझने की जुडिशरी में बहुत कम कैपेसिटी है, और ये जो डिसेंटिंग जजमेंट आया है बीवी नागरत्ना जी का, उससे ये सीधे सीधे डेमोन्स्ट्रेट होता है। क्योंकि वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं, एक चीज़ तो कहती हैं कि जो सेक्शन 26(2) है उसमें आरबीआई कोई अधिकार है, सरकार को नहीं है। दूसरी बात वो कहती हैं कि इसको लेजिस्लेशन के माध्यम से लाना जाना चाहिए था, क्योंकि आप पार्लियामेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप डीमोनेटाइजेशन करेंगे लेजिस्लेशन के माध्यम से, तो जितने दिन का वो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा फिर? सर यही है। और दूसरा, उसमें जो मैं डिस्कशन पढ़ रहा था, अभी पूरा व्यू सामने, ऑर्डर मेरे को नहीं दिखा है, लेकिन सुबह जो कोर्ट से जो ट्वीट्स आ रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पार्लियामेंट नहीं थी तो आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाते। अगर ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाते तो सर, इंटरेस्टिंग चीज बताइए कि ऑर्डिनेंस, मान लीजिए, पहली बात तो ऑर्डिनेंस इसलिए जरूरी नहीं था कि आप डिमोनेटाइजेशन पे कोई कानून नहीं बना रहे, आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रहे हैं विद इन आरबीआई एक्ट, तो ऑर्डिनेंस का कोई लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए मैं ऑर्डिनेंस ले भी आते प्राइम मिनिस्टर साहब और डिमोनेटाइजेशन कर देते, और जब वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में चर्चा में जाता और वो डिफीट हो जाता, तब क्या होता? क्या आप डिमोनेटाइजेशन अनवाइंड करते? पॉसिबल था? तो जिस तरह का जो सुझाव आया है डिसेंट वॉइस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, ये बात समझ में नहीं आई। तो दोनों बातों को देखते हुए कि जो फैक्टर्स हुए डिसेंट वॉइस के, उनके लॉजिक क्या थे, और जो सजेशंस दिए गए ऑनरेबल जज द्वारा, वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे, ये भी बात समझ में नहीं आई। तो दोनों चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस डिसीजन को लेके एक गहन चिंतन होना चाहिए कि इस तरह के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, पब्लिक पॉलिसी के मुद्दे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी के मुद्दे हैं, कहां तक जुडिशरी को अपने व्यूज रखने चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव चैलेंजेस, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस की शायद पूरी जानकारी जुडिशरी के पास नहीं होगी। ये तो बात हुई, और दूसरी बात ये है कि पब्लिक ने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया। जिस पब्लिक की हार्डशिप की बात ये लोग कर रहे हैं, उस पब्लिक ने इसके तुरंत बाद जो पहला टेस्ट था वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था 2017 का, और उस 2017 में उसी पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट से जिताया, और उसके बाद 2019 में केंद्र में भी सरकार उनकी जो है वो एक रिकॉर्ड
मतों से और एक रिकॉर्ड संख्या से बनवाई। तो पब्लिक ने भी इसको, इसके पीछे जो नीयत थी, इसके पीछे जो मंशा थी, उसको पूरी तरह से उसको स्वीकार किया। तो आज भी यानी कि ये इसको इस तरह के चैलेंज करने पे कांग्रेस की क्या मंशा है, उसका क्या इसमें आउटलुक है? लगातार हमें ये लग रहा है कि कांग्रेस ये जताने का प्रयास कर रही है कि ये जो जनता है ये बेवकूफ है। नहीं, देखिए, जहां तक बात है सर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो देखिए हर चीज में डिफेक्ट ढूंढना है, वो तो उनकी सोच रहती है। क्योंकि कोई भी पॉलिसी डिसीजन किसी भी रूप में हुआ हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, या उसके बाद भी भारत सरकार ने चाइना के खिलाफ कोई कार्रवाई करी हो, उनको तो पॉजिटिविटी एज ए ऑपोजिशन पार्टी हिंदुस्तान में किसी भी एक्शन में कोई पॉजिटिविटी दिखती नहीं है, कहीं पे भी कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं दिखता है। तो कांग्रेस की जब एक आइडियोलॉजी इतनी फिक्स हो गई है कि हमें सिर्फ विरोध करना है, हमें उसके मेरिट और डीमेरिट की ऑब्जेक्टिव वे में चर्चा नहीं करनी है, तो उस आर्ग्यूमेंट को लेके मुझे नहीं लगता कि जनता को या किसी और के विचार में इस बात को इवन डिस्कशन भी है कि जो कांग्रेस कह रही है उसमें मेरिट है। क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं आया है अभी तक कि ऑपोजिशन के आर्ग्यूमेंट्स में जनता ने अपने ओपिनियन रखी है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज आज ऑपोजिशन के सामने है कि आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट एक्शन प्लान आप नहीं बता रहे कि डीमोनेटाइजेशन अगर नहीं होता तो ब्लैक मनी हटाने का और क्या कांग्रेस के पास रास्ता है। क्या कांग्रेस कोई सजेशन दे सकती है कि ब्लैक मनी कैसे हटाया जाता? कोई सजेशन आज तक नहीं आया। टेररिज्म की फंडिंग कैसे रोकी जाती, इसका कोई सजेशन नहीं आया। फेक करेंसी को कैसे रोका जाता, इसका कोई सजेशन नहीं आया। तो आप सजेशन नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सरकार ने गलत डिसीजन लिया। वो एक पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं तो आप तारीफ तो नहीं करेंगे, आप एक नेगेटिव स्टैंड लेंगे। तो आप जो स्टैंड ले रहे हैं वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे है, फैक्चुअल कंसिडरेशन पे नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट सॉल्यूशन आपने नहीं बताया। तो ये जनता के सामने है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या डिमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको अल्टरनेट व्यू रखना चाहिए, ताकि जनता कंपेयर कर सके कि जो सुझाव दिया गया है, क्या मोदी साहब उस तरह से करते तो बेहतर होता। एक हेल्दी डिबेट होगी, लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को किसी तरह का कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये डिसीजन हो चुका, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका और जनता के लिए वो हिस्ट्री हो गई है। अब जनता आगे बढ़ चुकी है, जनता आगे का सोच रही है। डिमोनेटाइजेशन आज के बाद टेक्निकली ए क्लोज चैप्टर एक्सेप्ट फॉर ए एकेडमिक डिबेट। इसमें ये डिबेट अभी अवश्य लगातार की जा सकती है और उसके बारे में हम भी लगता है कि हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए कि वास्तव में जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, जिसका नेक्सस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है, उसको स्वीकार कर लिया है। और वो जो आपने बताया फेक करेंसी, टेरर फंडिंग, ब्लैक मार्केटिंग, तो यह जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाए या नहीं हो पाए, मुझे लगता है इस बारे में भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं सर आपको। सबसे पहले आप ये देखिए, करीब 2.5 लाख जो शेल कंपनियां थी, उनका पता लगा, उनके अकाउंट सीज किए गए, उनको निरस्त किया गया। यह डिमोनेटाइजेशन से पहले पॉसिबल नहीं था। तो आज हमारे सामने शेल कंपनियों की डिटेल्स आ गई। तो जो 2.5 से 3 लाख करोड़, 2.5 से 3 लाख जो कंपनियां, फर्जी कंपनियां थी इस देश में, वो साफ हुई, तो सिस्टम क्लीन अप हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे सामने आया, अगर आप देखें जिस तरह से रियल एस्टेट और गोल्ड के अंदर कैश ट्रांजैक्शन होता था, दोनों ही इकोनॉमी ब्लैक मनी से चलती थी। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ और सरकार ने पाबंदी लगा दी कि भाई बगैर पैन कार्ड के और आधार कार्ड के कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आपने देखा कि रियल एस्टेट प्राइसेस भी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गए हैं या स्टेबलाइज हो रहे हैं। उतने तेजी से नहीं बढ़ रहे जितना डिमोनेटाइजेशन से पहले उसके पहले बढ़ा करते थे। तो एक वो जो ब्लैक मनी वहां पार्क होती थी, उस पर एक लगाम लगी है। आज कोई भी बिल्डर भी आपसे ये नहीं कहता है कि आप हमें कैश में दे दो, क्योंकि वो क्या करेगा कैश लेके। उसको भी ट्रांजैक्शन करनी है तो जीएसटी पे करना है और बैंक के माध्यम से पे करना है।
तो वो एक चैलेंज आ गया है। जहां तक बात है टेरर फंडिंग की, निश्चित रूप से जब आप डिजिटल पेमेंट लेके आए हैं और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, और खासकर अब सरकार को ये पता है कि जो करेंसी नोट फॉर एग्जांपल टेररिस्ट इन्फेस्टेड बैंकों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, उस पे मुझे लगता है कि सरकार अब निगरानी रख रही होगी कि वहां पे अब फ्रेश करेंसी नोट जाते होंगे जिनकी सीरीज ट्रैक होती होगी, ताकि अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जाए और उसके पास करेंसी पकड़ी जाए तो ये तो पता लगे कि किस बैंक और किस बैंक ब्रांच से वहां ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो एक ट्रेसेबिलिटी आप स्टेब्लिश कर सकते हैं जो पहले आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग मेरे ख्याल से उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना अब है एक्सपीरियंस के बाद। चौथा मुद्दा जो हमने कहा कि सब ब्लैक मार्केटिंग की हम बात कर चुके, और जो फेक करेंसी है, निश्चित रूप से जब करेंसी का कलर और साइज डायमेंशन सब बदल गए हैं, तो नई करेंसी जो छाप रहे हैं हम अपने देश में छाप रहे हैं, आउटसोर्सिंग बंद हो गई है। तो जब आउटसोर्सिंग बंद हो गई है तो उसमें जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो अब भारत की जो मिंट प्रेसेस हैं वो डिजाइन कर रही हैं। पहले हम अपनी करेंसी भी बाहर से छपवा के मंगाते थे, तो वहां पे पिल्फरेज होने के चांसेस थे। अब क्योंकि सिक्योरिटी प्रेसेस हमारी हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हमारे हैं, चांसेस ऑफ डेवलपिंग फेक करेंसी इज लेस। तो ये मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जिनसे हमें सीख मिलेगी, और आने वाले समय में सरकार जैसे जैसे डिजिटाइजेशन पे जा रही है और ई करेंसी की अब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी, जितना डिजिटाइजेशन आएगा, उतना शायद अब डीमोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे 2000 के नोटों का भी चलन बाजार में कम होता जा रहा है, और 500 रुपए के जो नोट है, अगर किसी को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए भी रखना है तो इट्स ए ह्यूज हरकुलियन टास्क टू कीप दैट मनी। तो धीरे धीरे लोगों को भी इस बात को समझ में आ रहा है कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर मान लीजिए मेरे पास ब्लैक करेंसी भी आज है, ब्लैक मनी भी है, मैं 5 स्टार होटल में जाके खाना खाता हूं या गाड़ी जाके बुक करता हूं, तो मेरी अगर एक लिमिट के आगे 5 स्टार होटल में खर्चा होता है, या मैं जैसे ही कोई कार बुक करता हूं तुरंत मेरा पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है। इवन इफ आई एम मेकिंग ए कैश पेमेंट, मैं सरकार की नजर में आ जाता हूं। ये बात हमें समझनी होगी। तो डिजिटाइजेशन से काफी हद तक कंट्रोल आएगा, और मुझे लगता है आने वाले समय में शायद डिमोनेटाइजेशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सारी जानकारी कौन पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं और किन पे सरकार को नजर रखनी है, आज डिजिटाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सर्वेलेंस है ऐसे लोगों पे, तो मुझे लगता है ये सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। इसी से संबंधित मुद्दा जो है वो जीएसटी का है, तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या नोटबंदी के बिना जीएसटी सफल हो सकता था? देखिए, जैसा मैंने कहा सर कि अगर आपको पूरी इकोनॉमी को रीबूट करना है, आपने जैसे हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक प्रोग्राम ठीक कर दिया लेकिन वायरस दूसरे प्रोग्राम में, ब्लैक मनी के जनरेशन सोर्सेज आपके पास थे, आपने डीमोनेटाइजेशन किया कि जो ब्लैक मनी सिस्टम है आप उसको सक आउट कर दें, लेकिन आप ब्लैक मनी जनरेशन के रास्ते छोड़ते रहेंगे, तो एक तरफ से तो आप ब्लैक मनी क्लीन कर रहे हैं या उसको सिस्टम से हटा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके कानून ऐसे हैं कि जिससे दोबारा ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, तो मुझे लगता है उसका फायदा नहीं मिलता। जब हमने जीएसटी लेके आए हैं, जब हम बिलिंग सिस्टम है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, और हर महीने आपको सारे बिल्स, उनका टीडीएस, जीएसटी, अगेंस्ट इनवॉइस सब जमा कराना है, और सामने वाली पार्टी जिसने जीएसटी पे किया है, जब तक वो उसको एंडोर्स नहीं करती, उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जिस तरह की एक चेन बन गई है ट्रेसेबिलिटी की, तो अगर जो आदमी ब्लैक मार्केट या ब्लैक मनी जनरेट भी करना चाहता है, लेकिन उसका वेंडर उसको करने नहीं देगा क्योंकि उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, या उसको दोबारा जीएसटी जमा कराना पड़ेगा क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन करी है, तो 2 बार तो कोई टैक्स देगा नहीं। तो 2 बार जब कोई टैक्स नहीं देगा तो ही विल फोर्स हिज बायर और सेलर टू पे फॉर जीएसटी। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक अच्छा ट्रेसेबल सिस्टम है और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। इसमें सरकार को नहीं बताना है कि आपको कितना टैक्स देना है, जितना टैक्स मैंने दिया है कंजम्पशन पॉइंट पे उतना आपको जमा कराना है। अगर आप नहीं जमा कराते तो मेरे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आई विल फोर्स यू एज माई बायर कि भैया आप जमा करा दीजिए।
तो ये सेल्फ रेगुलेशन एक तरह से मॉडल है जो आने वाले समय में हम देखेंगे कि ब्लैक मनी के चांसेस कम होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 100% सिस्टम फुल प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम को मैनिपुलेट करने के भी लोग रास्ते ढूंढते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा और जैसे जैसे गैप्स दिखेंगे, वैसे वैसे सिस्टम और सॉफ्टवेयर में सुधार होंगे। और आने वाले समय में हमें लगता है कि कुछ लोग, जो लोग ब्लैक मनी जनरेट करने के आदी हैं, उनको भी शायद भगवान सद्बुद्धि देगा और एक हम अच्छे सिस्टम की तरफ बढ़ पाएंगे। मैंने काफ़ी समय तक कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में काम किया था और मैं कमिश्नर एंटी इवेजन भी था। और उस समय जो मेरा अनुभव है, वो मेरा अनुभव ये था कि 75% जो टैक्स, ये मैं वैट के ज़माने की बात कर रहा हूँ, कि 75% टैक्स, जैसे स्टेट और राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें 50% 52% टैक्स तो पीओएल से आता था। तो उसमें तो आज भी वही स्थिति है, क्योंकि उसके ऊपर तो जीएसटी लगा नहीं। बाकी जो था वो बड़ी कंपनियों का होता था, तो वो सारा का सारा वैसे आता था। जो बाकी जो सारी की सारी टैक्स चोरी होती थी, वो कोई 24-25% माल के ऊपर होती थी। और उसमें से भी एक बड़ा प्रपोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कमोडिटीज की प्रोसेसिंग जहां होती है, जैसे सरसों का उत्पादन हुआ और सरसों से फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है तेल का, उसमें आप जो है वो गड़बड़ झाला करके कि आप सरसों तो यूज कर रहे हैं, एक्स अमाउंट दिखा रहे हैं उसका 10%, और उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है बाकी 90% को फिर आप ऐसी चैनल से, यानी ट्रांसपोर्ट चैनल से भी अनअकाउंटेड आपको लाना पड़ता है, फिर उसको फिर आप अनअकाउंटेड बेचते हैं और वो कैश जनरेट होता है। तो इस पर जो है, इस नए सिस्टम में क्या रोक लगी है? एक और बड़ा जो एक चैनल था ब्लैक मनी का, मेरे अनुभव में, वो आपके ड्राई फ्रूट्स का था। वो भी इसी प्रकार होता था। देखिए, जो बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सिस्टम है अभी भी वो टैक्स फ्री सिस्टम माना जाता है रॉ मटेरियल ट्रांजैक्शंस पे लेके। एज सच अगर मैं कहूं कि जीएसटी के माध्यम में बहुत सारी कमोडिटी जो जीएसटी के बाहर हैं, आप बहुत आसानी से प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सरसों खरीदी है आपने 50 रुपए की, और आपका अच्छा खासा बिजनेस हुआ है, आपको अच्छा टैक्स मिल गया है। अब आपको टैक्स बचाना है तो आप बुक्स के अंदर लिख सकते हैं कि सरसों मैंने 70 रुपए में खरीदी है या 60 में खरीदी है, तो आप पूरी कॉस्टिंग दिखा सकते हैं और जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उसको आप साइफन ऑफ कर सकते हैं। आप उससे जमीनें खरीद लीजिए, गोल्ड खरीद लीजिए, रियल एस्टेट खरीद लीजिए, जहां पे भी आप ब्लैक मनी पार्क कर सकते हैं, लोग करते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि कंपनियां रोती रहती थी कि साहब बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन बंद कोई नहीं होता है। आपने देखा होगा सरकार के पास बहुत रिप्रेजेंटेशन आते हैं, एग्री कंपनीज के, बिल्डर्स के, पोल्ट्री कंपनीज के, हर आदमी रोता रहता है, अरे साहब बहुत नुकसान हो रहा है, कोई मार्जिन नहीं है। लेकिन कोई कंपनी बंद नहीं होती। कोई कंपनी का मालिक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पुरानी गाड़ी में चल रहा है या फॉरेन ट्रिप नहीं जा रहा। तो कंपनियां बीमार हैं, लेकिन मालिक कभी फाइनेंशियली बीमार नहीं हुए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसका एक ही तरीका है सर, कि जैसा मैंने कहा कि हम दो चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि अगर जीएसटी के दायरे से वो बाहर हैं, तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट बिलिंग सिस्टम है, आज की तारीख में हम ई वे बिल की बात कर रहे हैं, कि जब भी आप ट्रक लेते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट होता है वो, और वो किसी ना किसी टोल से क्रॉस होता होगा, वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा के कि ये किस कंपनी का माल कहां जा रहा है, उसकी अगर हम ट्रैकिंग करें और फिर उसकी बैलेंस शीट या उसके जो सेल्स टर्नओवर से ट्रैकिंग करें, तो आपको सारे ब्लैक मनी, क्योंकि अल्टीमेटली तेल बना के वो घर में तो रखेगा नहीं, बेचेगा। बेचेगा तो सड़क से ही माल जाएगा। जब सड़क से माल जाएगा और टोल पे ये पता लग जाएगा कि ये XYZ कंपनी का माल है और XYZ जगह जा रहा है और गाड़ी नंबर है, अगर आप उसको भी कंप्यूटर में फीड कर दें,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 2 नंबर का माल कहां से कहां जा रहा है, तो पूरा नेटवर्क आपके सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जीएसटी के साथ साथ सरकार को ट्रांसपोर्ट जो डिजिटाइजेशन हुआ है उसको, और टोल नाका या फास्टैग, इनको भी इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो आपको और बहुत सारे जो 2 नंबर के काम हो रहे हैं, जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, वो भी रुक जाएगा और अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार को मिलेगा, क्योंकि एग्रो कमोडिटीज में बहुत बड़ा ब्लैक मनी जनरेट करने का आज भी स्कोप है। इसीलिए तो किसान आंदोलन में आड़तीए चाहते नहीं थे कि किसी तरह का सुधार हो। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। ये एक ओपेक सिस्टम है जिसमें सुधार लाया जा सकता है। अगर इनपुट साइड टैक्स नहीं है तो आउटपुट साइड के रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट एंड टोल, इन 2 चीजों को अगर आप जोड़ दें तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जी, तो अब जो ये आज का जो निर्णय आया है, आज के निर्णय के आने के बाद में और कौन से ऐसे सुधार हैं जिनका रास्ता साफ हो जाएगा? देखिए, एक तो इकोनॉमिक सुधार सरकार अब डिसीजन ले पाएगी, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन तो हमने देख ही लिया। अब सरकार जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, जैसा हमने अभी एक उदाहरण लिया कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप इसी चीज को एग्रीकल्चर पर से किसान पे आप टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन आप कमीशन एजेंट्स और मंडीज के ऊपर आप रिफॉर्म ला सकते हैं कि एपीएमसी में एंटर होने वाली गाड़ियां और एग्जिट होने वाली गाड़ियां, इनको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। वहां पे जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आड़तिया की ट्रांजैक्शन होगी, उसको आप ले सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि वहां पे हम लोगों को सोचने की जरूरत है, और वो काम हम कर सकते हैं। इससे कोई इम्पैक्ट आएगा क्या? क्या सरकार को किसी भी प्रकार से जो हमारे फार्म लॉज हैं उसमें और आगे बढ़ने में कोई सहायता मिलेगी क्या? मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में बहुत सारी जगह है जहां पे सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। आप एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिकली सेंसिटिव है, लेकिन उसके बाद हर लेवल पे आप बार कोडिंग करके मैंडेटरी कर सकते हैं, आप ट्रेसेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एग्री फूड सिस्टम में, आपका टैक्स भी बचेगा, मिलावट की भी चोरी पकड़ी जाएगी, और पब्लिक हेल्थ को भी आप एड्रेस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि डिजिटाइजेशन को वैल्यू चेन पे एग्रेसिवली इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, 2 नंबर सिर्फ ब्लैक मनी जनरेट नहीं कर रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, और मिलावट से भी ब्लैक मनी होता है। सरसों के तेल में आप 100-200 रुपए के तेल में आप 100 रुपए का तेल मिला रहे हैं, उसमें राइस ब्रान ऑयल मिला रहे हैं, सोयाबीन का जो पुराना तेल है वो मिला रहे हैं, या डिओड्राइज्ड ऑयल मिला रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं 2 नंबर का जनरेट करने में, और 2 नंबर जो आदमी जनरेट करता है वो मिलावट भी करता है, ये भी आप मान के चलिए। तो आप अगर पैकेजिंग लॉ को स्ट्रिक्ट कर दें, उस पे बार कोडिंग मैंडेटरी कर दें, हर कंसाइनमेंट, यूनिट पैकिंग और बल्क पैकिंग और ट्रांसपोर्ट ट्रक्स, तीनों को अगर आप नेटवर्क पे ले आए, तो मुझे लगता है कि ब्लैक मनी भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, और जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिस्टम में, हम उनको भी एड्रेस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो चीजें सरकार को कर लेनी चाहिए। जी जी। तो अब आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय सरदाना जी। जय हिंद। धन्यवाद सर। वंदे मातरम।